स्वागत है आपका सिविल सर्विस पोर्टल में। सो गाइज, आज का हमारा जो नया सेगमेंट शुरू हो रहा है PT 365 इकोनॉमी का। ठीक है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या फॉलो कर रहे हैं तो आई होप कि आपको पता होगा कि PT 365 पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है, PT 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो चुका है, PT 365 इन्वायरमेंट कंप्लीट हो चुका है। साथ ही प्रीवियस ईयर के 2 क्वेश्चन मैं डेली प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अगर आपको वैसे वीडियो इंटरेस्टेड हैं कि आपको लग रहा है कि हाँ आपको वहाँ से कुछ चीज़ें गेन हो रही तो प्लीज़ आप उन सब वीडियो को भी देख सकते हैं। रही बात मैगज़ीन की, तो आज हम बैंकिंग वाले सेक्टर को कंप्लीट करेंगे पार्ट 1 में। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो पेपर मैंने देखा तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है और बैंकिंग सेक्टर है, यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा उठे हुए हैं। ठीक है, सो उसी डिमांड के हिसाब से जो आज PT 365 का इकोनॉमी का पार्ट 1 होगा, ठीक है, उसमें हम बैंकिंग वाले पोर्शन को आज कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम बैंकिंग वाले पोर्शन में चलते हैं। सो बैंकिंग में शहरी सहकारी बैंक, देखिए पहले ये चर्चा में क्यों आया है। ठीक है, सो हाल ही में RBI ने शहरी सहकारी बैंक यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति NS विश्वनाथ पैनल की सिफारिश के आधार पर UCB के बेनामकी ढांचे को संशोधित किया है। और क्या संशोधन किया गया है? पहले इसमें 2 टियर था, इसको स्थापित कर दिया गया है 4 टियर में। ठीक है, सो प्लीज़ आप इसको देखना, इसमें एक लिमिट है, इकोनॉमिकली लिमिट है, उसको बढ़ा कर आगे 4 टियर तक लेकर जाया गया है। ठीक है, सो बैंकों के वित्तीय लचीलेपन को मजबूत करने के लिए एक ही जिले में संचालित टियर फर्स्ट यानी USB की न्यूनतम नेटवर्थ 2 करोड़ रुपए होनी चाहिए। अन्य सभी टियर के UCB की न्यूनतम नेटवर्थ 5 करोड़ रुपए होनी चाहिए। जो UCB वर्तमान में उपयुक्त न्यूनतम नेटवर्थ के मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से न्यूनतम नेटवर्थ प्राप्त करनी होगी। ठीक है, सो आप इसको प्लीज़ रिकॉल रखना। ठीक है, सहकारी बैंक, सो सहकारी बैंक शहरी भी होते हैं और ग्रामीण भी होते हैं, यानी अर्बन भी होता है और रूरल भी होता है। ठीक है, जो शहरी सहकारी बैंक हैं उसमें अनुसूचित और गैर अनुसूचित भी होते हैं। जो अनुसूचित हैं वो कई राज्यों और एक राज्य में काम करने वाले होते हैं। जो गैर अनुसूचित होते हैं कई राज्यों और एक राज्य में काम करने वाले होते हैं। ठीक है, ग्रामीण में आते हैं, ये अल्पकालिक होते हैं और दीर्घकालिक होते हैं। जो अल्पकालिक हैं, राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां। ठीक है, और दीर्घकालिक में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, सो इसके हम टाइप जान गए और किन टाइप में सब टाइप क्या है हमने इसको भी जाना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आर्थिक रूप से मजबूत और सुप्रबंधित यानी फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड FSWM का जो दर्जा है निर्धारित करने के लिए संशोधित मापदंड निम्नलिखित हैं। क्या है? 3% से अधिक निवल NPA नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो तब जाके SFWM का दर्जा दिया जाएगा, यानी आर्थिक रूप से मजबूत और सुप्रबंधित का दर्जा दिया जाएगा। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान CRR और SLR मानदंडों के अनुपालन में कोई चूक न हो। ठीक है, अभी हम CRR और SLR को देखेंगे। ठीक है, क्लियर। आंतरिक प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली मजबूत होनी चाहिए और बोर्ड में कम से कम 2 पेशेवर निदेशक होने चाहिए। कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस यानी CBS पूरी तरह से लागू होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब CRR क्या होता है। जो बैंक होते हैं, बैंक को अपने कुल कैश का एक निश्चित जो हिस्सा होता है वो RBI के पास रखना होता है सिक्योरिटी के फॉर्म में। ठीक है, और ये होता है CRR। ठीक है, नगद आरक्षित
अनुपात। और आज के समय में अगर CRR की बात करें तो यह है 4.5। SLR, जो SLR होता है, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, यानी वैधानिक तरलता अनुपात, जमा राशि का एक निश्चित भाग बैंक अपने पास रखता है। आज के समय में जो SLR रेशियो है वह 18% है, ठीक है। सो आप यहाँ से CRR और SLR को समझ गए। ये जो मुद्रास्फीति है ना, इसको और मार्केट में जो लिक्विडिटी होती है इसको कम ज़्यादा करने के लिए RBI इस्तेमाल करता है, ठीक है। सहकारी बैंक के बारे में, सहकारी बैंक सहकारी आधार पर स्थापित वित्तीय संस्थाएं होती हैं। ये अपने सदस्यों द्वारा गठित और उनसे जुड़े होते हैं। इसका अर्थ है कि सहकारी बैंक के ग्राहक उसके मालिक होते हैं, ठीक है। पंजीकरण की बात करें तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं मुख्य रूप से सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत होते हैं। इन्हें संबंधित राज्य के राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत किया जाता है। यदि इनके संचालन का क्षेत्र किसी राज्य की सीमाओं से आगे तक फैला हो तो उन्हें बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत किया जाता है। ये लाइन प्लीज़ आप याद रखना, ठीक है। यहाँ से भी एप्लीकेशंस फॉर्म में क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है का विनियमन, इसका विनियमन RBI और केंद्र राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। हालांकि लघु सहकारी बैंक का विनियमन नाबार्ड और राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो नाबार्ड है ना, नाबार्ड का जो स्थापना है वह किया गया था, जो ग्रामीण वर्ग होता है ना, जो ग्रामीण कृषक वर्ग है, कुटीर उद्योग जो करते हैं, ग्रामोद्योग जो काम करते हैं, उनके लिए ऋण मुहैया कराने के लिए, यानी गांव को विकास के लिए ऋण मुहैया कराने के लिए नाबार्ड की स्थापना किया गया था, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, RRB, ठीक है। सो इसका जो स्थापना है ये 26 सितंबर 1975 यानी 1975 में किया गया था। ये क्वेश्चंस आ चुका है। इसका कार्य उद्देश्य क्या है? कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्र के लिए पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करना, ठीक है, क्लियर। RRB के बारे में देख लेते हैं। नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप 1975 की सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1975 को RRB की स्थापना हुई थी। इसके लिए 1975 में एक अध्यादेश जारी किया गया था। इसके अगले वर्ष क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत इसे मजबूत किया गया था। इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सुविधा बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था, ठीक है। सो आई होप आप इसको याद रखेंगे। उद्देश्य की बात करें तो लघु और सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों आदि ग्रामीणों अर्ध शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त बैंकिंग व ऋण सुविधा प्रदान करना भी इसका उद्देश्य है। देखिए नाबार्ड की बातें कर लेते हैं। सो इसकी जो स्थापना है, स्थापना की जो सिफारिश है 1979 में बी शिवराम समिति द्वारा की गई थी। इस समिति का जो गठन है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा के लिए किया गया था। स्थापना वर्ष की बात करें तो संसद एक अधिनियम के माध्यम से इसे 1982 में एक विकास बैंक के रूप में स्थापित किया था। इसमें भारत सरकार का 100% स्वामित्व है। कार्य की बात करें तो आर्थिक प्रोत्साहन और विकास, पुनर्निर्मित, वित्त पोषण, योजना, निगरानी और पर्यवेक्षण का काम करता है। अगर मिशन की बात करें, इसका मुख्य मिशन संधारणीयता एवं समानता पर आधारित कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। नाबार्ड अपना यह मिशन वित्तीय और गैर वित्तीय उपायों, नवाचारों, प्रौद्योगिकी एवं संस्थानों विकास के माध्यम से पूरा करने में जुटा है ताकि देश के कृषि क्षेत्र में समृद्धि सुनिश्चित की जा सके। सो आई होप कि आप RRB के बारे में जान गए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में जान गए, ठीक है, इनके समितियों के बारे में जान गए, इनका मोटिव क्या है ये भी जान लिया। सो क्वेश्चंस देखिए यहीं से बनता है। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न लगता है तो प्लीज़ आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओ और वहाँ से आप देखो कि इनसे क्वेश्चंस बने कैसे हैं, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको पढ़ना कैसे है, इसको रीडिंग कैसे करना है मैगजीन को, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। पैरा बैंकिंग सुविधा क्या है? जैसे लॉकर सुविधाएं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई आदि। ठीक है, सो पैरा बैंकिंग सुविधाएं हैं। ठीक है ना। सरकारी कार्यों का निष्पादन, मनरेगा श्रमिकों के वेतन का विवरण, पेंशन का विवरण आदि आरआरबी के तहत अब किया जा रहा है। ठीक है। अगर विशेषता की बात करें तो यह क्षेत्र आधारित और ग्रामीण विकास के लिए समर्पित बैंक है। इसमें ग्राहक अनुभव के मामले में सहकारी बैंकों तथा वित्तीय संसाधनों को जुटाने के मामले में वाणिज्यिक बैंकों की विशेषताएं शामिल हैं। इसके महत्व की बात कर लेते हैं आरआरबी के। तो यह बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए निर्धारित 75% की बजाय 81% से अधिक ऋण प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा प्रदत्त कुल ऋण में कृषि ऋण का हिस्सा 60% के आसपास है। ठीक है। तो अगर ये भी बात अगर आ जाता है एग्ज़ाम में तो आप प्लीज़ बताना कि जो आरआरबी ऋण देती है ना, कुल ऋण में जो 60% ऋण है ना, वह कृषि क्षेत्र को दिया जाता है। ठीक है। इसकी भूमिका निम्नलिखित के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाती है। कैसे? यह कमज़ोर वर्गों, विशेषकर लघु सीमांत किसानों, साहूकारों से बचाने के लिए संस्थागत ऋण देते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं। ये ग्रामीण आबादी का बैंकिंग सेवाओं में विश्वास बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं ताकि उनमें बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए ग्रामीण भारत के रोजगार को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। सो इसकी स्थापना का हमारे समाज में क्या एस्पेक्ट है, हमने इसको समझा और आरआरबी के इम्पोर्टेंस को जब समझ लेते हैं तो जब इससे जुड़ा क्वेश्चंस आएगा ना, तो अगर कुछ जुड़कर क्वेश्चंस बैकग्राउंड से पूछ रहा है तो यहाँ से आप सही ऑप्शन तक जाने के लिए रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि हाँ भाई, आरआरबी का स्थापना का मोटिव ये है। जो आरआरबी है सबसे ज़्यादा ऋण किनको देती है, आरआरबी का विकास किया जा रहा है सबसे बड़ा कारण क्या है, आरआरबी शहर में या गांव में सबसे ज़्यादा कहाँ पर अपने ब्रांच को स्थापित करना चाह रही है, सरकार का मोटिव क्या है। सो आई होप कि आप यहाँ से हर बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी चर्चा में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि राज्य के कानून एनबीएफसी पर लागू नहीं होंगे। इस मामले में राज्य के कानूनों की जगह आरबीआई अधिनियम 1964 जो 34 है 1934 मान्य होगा। सो इसलिए यह चर्चा में बना हुआ है। एनबीएफसी के बारे में जान लेते हैं। सो जो एनबीएफसी है कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्था है। यह बैंकों के समान ही ऋण और अग्रिम जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है तथा शेयर और बांड की खरीद कर सकती है, परंतु इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। ठीक है। हालांकि उनकी गतिविधियां बैंकों के समान है, लेकिन कुछ मामलों में एनबीएफसी और बैंकों में कुछ अंतर होता है। ये अंतर क्या है? ये मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट्स स्वीकार नहीं कर सकते। ये भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ये स्वयं पर आहरित चेक जारी नहीं कर सकते। एनबीएफसी में जमा राशि पर जमाकर्ताओं को जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठीक है। मुख्य रूप से एनबीएफसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित और शासित होता है। क्लियर? हालांकि कुछ एनबीएफसी को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI, नेशनल हाउसिंग बैंक आदि द्वारा भी विनियमित किया जाता है। ठीक है। सो ये लाइन प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेना और समझ गए कि एनबीएफसी में और जो बैंकिंग प्रणाली है उनमें मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है। निधि नियम 2014 में संशोधन, अमेंडमेंट टू निधि रूल्स 2014।
निधि कंपनी क्या होती हैं? यह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी के समान होती हैं। एक निधि कंपनी का गठन उसके सदस्यों से धन उधार लेने और उधार देने के लिए किया जाता है। ओके, यह अपने सदस्यों के बीच बचत की आदतों को विकसित करती है। यह परस्पर लाभ के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसे आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कंपनी अधिनियम के तहत अनुमोदन की आवश्यकता होती है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय इसके परिचालन संबंधी मामलों को नियंत्रित करता है। ये लाइन आप याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय है इसके परिचालन संबंधी मामलों को नियंत्रित रेगुलेट करता है। आरबीआई को इसकी जमा स्वीकारने वाली गतिविधियों हेतु निर्देश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसे चिट फंड, हायर परचेज फाइनेंस, लीजिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस या सिक्योरिटीज़ से जुड़े व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होती है। यह अपने सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से न तो नकद जमा स्वीकार कर सकती है और न ही किसी अन्य व्यक्ति को उधार दे सकती है। क्लियर? किसी कंपनी में केवल व्यक्तिगत सदस्यों को ही शामिल होने की अनुमति होती है। ठीक है, सो एवरीबॉडी प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लेना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूट ब्यूरोज, FSIB। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। जो FSIB है की स्थापना वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के अंतर्गत की गई है। इसका स्थापना निम्नलिखित उद्देश्य के लिए किया गया है। क्या? वित्तीय सेवा संस्थाओं जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता, वित्तीय संस्थान आदि के बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशकों और गैर कार्य अध्यक्षों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तिगत सिफारिश करना। ठीक है, इन संस्थाओं में कार्मिक प्रबंधन से संबंधित कुछ अन्य मामलों पर सलाह देना, सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों में कॉरपोरेट प्रशासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB क्या है? बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो गठन है 2016 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया था। इसके लिए केंद्र ने राष्ट्रीयकृत बैंक प्रबंधन और विविध प्रावधान योजना 1980 में संशोधन किया था। इससे बैंक बोर्ड ब्यूरो की संरचना और कार्यों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया गया। ज्ञातव्य है कि PJ नायक समिति द्वारा बैंक बोर्ड ब्यूरो की सिफारिश की गई थी। ये प्लीज़ आप याद रखना, PJ नायक। ठीक है, PJ नायक समिति। ठीक है, यह समिति भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुद्दों को हल करने के तरीके निर्धारित करने के लिए गठित की गई थी। उद्देश्य की बात करें तो इसका जो स्थापना है PSB यानी पब्लिक सेक्टर बैंक के गवर्नेंस में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आई होप आप इसके इम्पोर्टेंस समझें और प्लीज़ नोट करें। इसे PSB के प्रमुखों के चयन की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया था। साथ ही इसे रणनीतियों और पूंजी जुटाने की योजनाओं को विकसित करने में बैंकों की मदद करने का दायित्व भी दिया गया था। पब्लिक सेक्टर बैंक से अगर बात करें संबंधित, तो जो PSB को नया रूप देने के उद्देश्य से इंद्रधनुष मिशन के तहत 7 सूत्रीय रणनीति अपनाई गई थी और बैंक बोर्ड ब्यूरो इस रणनीति का एक हिस्सा था। इसलिए इसका हमारा इम्पोर्टेंस हो जाता है। प्लीज़ आप बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिवाइज जरूर करेंगे। FSIB के अन्य प्रमुख कार्यों में अगर बात करें तो सरकार को निदेशकों की नियुक्ति, स्थानांतरण या कार्यकाल में विस्तार और उनकी सेवाओं की समाप्ति संबंधित मामलों पर सलाह देना। पब्लिक सेक्टर बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं और वित्तीय संस्थाओं के लिए बोर्ड स्तर पर आवश्यक प्रबंधन संरचना पर सरकार को सलाह देना। पब्लिक सेक्टर बैंक सार्वजनिक क्षेत्र की बीमाकर्ताओं और वित्तीय संस्थाओं के प्रदर्शन से संबंधित डेटा बैंक का निर्माण करना। पब्लिक सेक्टर बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं और वित्तीय संस्थाओं के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए आचार और आचार संहिता के निर्माण और एवं उन्हें लागू करने के लिए सरकार को सलाह देना। ठीक है, इसकी अगर संरचना की बात करें
तो FSIB के अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा नामित यानी नॉमिनेट किया जाएगा, जो निम्नलिखित में से होगा। बैंकिंग क्षेत्र या नियामक संस्था से सेवानिवृत्त अधिकारी हो सकता है, या वित्तीय क्षेत्र का पर्याप्त ज्ञान रखने वाला कोई प्रतिष्ठित व्यवसायी हो सकता है, या बैंकिंग या वित्तीय क्षेत्र में अनुभव के साथ साथ लोक प्रशासन में कम से कम 25 वर्षों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो सकता है। पदेन सदस्य की बात करें तो वित्तीय सेवा विभाग का सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग का सचिव, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, RBI का डिप्टी गवर्नर। अगर सदस्य की बात करें जो कि अंशकालिक और गैर सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से संबंधित विषय वस्तु का ज्ञान रखने वाले 3 व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा नामित। सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं से संबंधित विषय वस्तु का ज्ञान रखने वाले 3 व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा नामित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बैंकिंग प्रणाली में तरलता, बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी का अर्थ है बैंकिंग प्रणाली में तरलता से तात्पर्य आसानी से उपलब्ध नकदी से है। बैंकों को इसका आवश्यकता अल्पकालिक व्यापार और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। देखिए, बैंकिंग भाषा में जो लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि मार्केट में जब पैसा बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पैसे की प्रवाह हो, तो उसको हम बैंक के भाषा में तरलता या लिक्विडिटी कहते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए जो CRR है, SLR है, रेपो रेट है, बैंक रिवर्स रेपो रेट है, RBI इसका इस्तेमाल करती है ताकि महंगाई बहुत बढ़े भी ना और बहुत घटे भी ना, और जो हमारा राष्ट्र है, समाज है, जो बैंकिंग सेक्टर है, वो बिल्कुल डेवलप के क्षेत्र में डेवलप होती रहे। ठीक है, बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी के प्रभाव। बैंक प्रायः तरलता की कमी को दूर करने के लिए जमा राशि पर ब्याज की दर बढ़ाते हैं या अधिक ब्याज वाली विशेष जमा योजनाओं को बढ़ावा देते हैं। इससे बैंक लाभ में कमी आती है। देखिए, इस लाइन को प्लीज़ आप समझना कि बैंक प्रायः तरलता की कमी को दूर करने के लिए जमा राशि पर ब्याज की दर बढ़ाते हैं। अब बात को समझिएगा, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा फैल चुका है, ठीक है, क्लियर। अब जब पैसा बहुत ज़्यादा मार्केट में है तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। जो हमारा समाज है, जो मार्केट है, वो एक ऐसा समय आता है कि बिल्कुल उनका जो विकास है वो चरमरा जाता है। अब मुझे एक बात बताना है आप कि जो बैंक 10,000 रुपये पे 5 रुपये ब्याज लेता था, अब वो ये कह रहा है, सॉरी, हम 10,000 जब वहाँ से पैसा लेते थे बैंक से उधार तो हमसे 5 रुपये लेता था, ठीक। अब कह रहा है भैया हम आपसे 10 रुपये लेंगे। तो अब एक बात बताओ कि जब हमसे ब्याज बहुत ज़्यादा बैंक ले रहा है तो क्या हम बैंक के पास अब जाएंगे पैसा लेने? नहीं जाएंगे, कहेंगे कुछ समय के लिए रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ब्याज बढ़ा चुका है, ठीक है। जब हम ये पैसा नहीं लेने जाएंगे और हमको घर बनवाना है, तो जब पैसा लेने नहीं जाएंगे तो हम घर नहीं बनवाएंगे, ठीक है। जब घर नहीं बनवाएंगे तो जो रॉ मटेरियल चाहिए घर को बनवाने के लिए उन दुकानों पे मैं नहीं जाऊंगा, तो मार्केट में डिमांड थोड़ी कंट्रोल हुई ना। तो वही बात किया जा रहा है कि जो तरलता होता है ना, लिक्विडिटी होती है ना, इसको मैनेज करने के लिए, कम करने के लिए जो जमा राशि है ना उस पर ब्याज दर को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। दोनों काम करते हैं कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। टी बिल क्या होता है? ये सरकार द्वारा जारी किए गए अल्पकालिक ऋण लिखित होते हैं। ये वर्तमान में 3 अवधियों 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज के लिए जारी किए जाते हैं। प्लीज़ आप टी बिल याद रखना, 91 दिन के लिए, 182 दिन के लिए और 364 दिनों के लिए जारी किया जाता है, ठीक है, सरकार के द्वारा। और ये अल्पकालिक ऋण लिखित होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
परिसंपत्ति की गुणवत्ता और पुनर्गठन, असेट क्वालिटी एंड रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, क्या है इसमें? गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, एनपीए, बहुत आपने सुना होगा। सो आरबीआई ने भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति 2021-22 रिपोर्ट प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार बैंकों का जो एनपीए है 2017-18 में अपने शीर्ष 9% पर था, जो कि घटकर सितंबर 2022 में 5% पर आ गया है। सो ये रिपोर्ट की बात है। सो आप इसको प्लीज़ नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है। सो बैंक की परिसंपत्तियां तथा एनपीए। सो एनपीए देख लेते हैं। सो ऋण बैंकों की प्राथमिक परिसंपत्तियां, ठीक है, जो ऊपर ग्राफ है ऊपर हम देखेंगे, बाकी इसको देखते हैं कि क्या लिखा है। सो जो कोई ऋण या अग्रिम एडवांस जिससे एक मूलधन या ब्याज का भुगतान 90 दिनों यानी 1/3 की अवधि से नहीं किया गया हो, उसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अतिदेय का अर्थ उस राशि से है जो नियत तारीख के बाद भी बकाया रह जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि बैंक ने किसी व्यक्ति को 100 रुपया उधार दिया। अब 100 रुपये पे जो ब्याज होता है, मान के चलिए 5 रुपया, उसको देना था बैंक के पास। अब ये ब्याज नहीं जा पाया बैंक के पास 90 दिनों तक, तो यह एनपीए के रूप में इसको नॉमिनेट कर देते हैं इस अकाउंट को। ठीक है, यहाँ तक की बातें इतनी है। अब आगे देखते हैं। इसे आगे अलग अलग रूपों में वर्गीकृत किया गया है। कृषि ऋणों के लिए जो एनपीए के निर्धारण के मापदंड अलग होते हैं। अल्प अवधि के फसलों के लिए 2 फसल मौसम एवं लंबी अवधि के फसलों के लिए 1 फसल मौसम बीत जाने के बाद भी अगर ऋण या किस्त ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है तो उसे एनपीए माना जाता है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप याद रखना कि एक नॉर्मल ऋण लेने पे उसका 19 डेज़ का एक तिमाही का पैरामीटर है, नहीं तो वो जो अकाउंट है, जो बैलेंस है, उसको एनपीए बोला जाता है। ठीक है। कृषि के मामले में जो उधार लिया जाता है, ठीक है, तो अगर अल्प अवधि का फसल है तो 2 फसल मौसम, ठीक है, और लंबी अवधि का अगर फसल है तो 1 फसल मौसम बीत जाने के बाद अगर ऋण और ब्याज किस्त जो जाना है बैंक को या ब्याज भुगतान नहीं किया जाता है बैंक को, तो वह एनपीए मान लिया जाता है। ठीक है, क्लियर। जो एनपीए की श्रेणियां हैं वह क्या है? अवमानक परिसंपत्ति, ठीक है, ऐसी परिसंपत्तियां जो 12 महीने से कम या 12 महीने तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत रहती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अवमानक परिसंपत्तियां, सब स्टैंडर्ड असेट। ठीक है। दूसरा क्या है? डाउटफुल परिसंपत्ति, ऐसी परिसंपत्तियां जो 12 माह से अधिक की अवधि के लिए रॉब स्टैंडर्ड परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत रहती है, ठीक है, उसको हम डाउटफुल परिसंपत्ति कहते हैं। थर्ड है हानि वाली परिसंपत्तियां यानी लॉस असेट, ऐसी परिसंपत्तियां जिनकी पहचान बैंक अथवा आंतरिक या बाहरी लेखा परीक्षकों अथवा सहयोगी विभागों अथवा आरबीआई की जांच में हानि के रूप में कर ली गई हो, परंतु उस राशि को पूर्णतः या आंशिक रूप से राइट ऑफ नहीं किया जा सकता, उसको हम लॉस असेट कहते हैं। ठीक है। सो आई होप आप इसको समझ पाए कि क्या है पूरा का पूरा मामला। ठीक है, क्लियर। सो एनपीए हमने देख लिया। अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि भाई कोई कर्ज ले लो और वो अकाउंट, वो बैलेंस एनपीए घोषित हो जाए तो क्या आप बच निकलोगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी वसूली की भी सरकार ने प्रावधान किया और व्यवस्था किया। वो क्या है, चलिए उसको देखते हैं। वसूली और पुनर्गठन संबंधी उपाय, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन मेजर्स। तो इसमें क्या है? ऋण वसूली अधिकरण, डिबेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डीआरटी। ठीक है। सरकार ने 100 करोड़ रुपए से अधिक के मामलों को सुलझाने के लिए 3 ऋण वसूली अधिकरणों डीआरटी में विशेष पीठ गठित की। ठीक है। सो जो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स है उसके बारे में जानते हैं।
ऋणों की वसूली और शोध अक्षमता डीआरबी अधिनियम 1993 में मूल क्षेत्राधिकार वाले डीआरटी तथा अपीली क्षेत्राधिकार वाले ऋण वसूली अपीली अधिकरणों की स्थापना का प्रावधान किया गया। इन अधिकरणों का उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋणों पर शीघ्र निर्णय लेना और उनकी वसूली करवाना। ये वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन सारफेसी अधिनियम 2002 के तहत दायर मामलों की भी सुनवाई करते हैं। तो यह सारफेसी अधिनियम 2002 प्लीज़ आपको याद रखना है। सारफेसी अधिनियम वित्तीय संस्थाओं को ऋण के बदले गिरवी रखी गई प्रतिभूति को अपने नियंत्रण में लेने, अदालत के हस्तक्षेप के बिना बकाया राशि को वसूली के लिए उनका प्रबंधन करने या उनको बेचने की अनुमति देता है। इस प्रकार यह अधिनियम वित्तीय संस्थानों को ऋण डिफॉल्टर से सुरक्षा प्रदान करता है। अब भाई मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है जो कि 100 करोड़ किसी भी XYZ बैंक से लिया, अब ये NPA घोषित हो गया यह अकाउंट, ठीक है। तो भाई ऐसे अगर 10 लोग 12 लोग किसी XYZ बैंक से पैसा लिए हैं, सब लोग न दे पाएँ किसी भी कारणवश, तो बैंक तो दिवाला हो जाएगा, ठीक है। सो इन दीवालों से बचने के लिए भाई ये जब भी कोई कर्ज लेते होंगे तो कुछ अपना सिक्योरिटी बैंक के पास रखते होंगे ना, कुछ गवाही के फॉर्म में विश्वास के रूप में किसी प्रतिभूति को रखते होंगे ना। तो जो सारफेसी अधिनियम है ना, इसके तहत जो ARC कंपनी होती हैं इस एसेट को खरीदती हैं और उसको नीलामी करवाती हैं और उसको बेच करके कुछ अपना फ़ायदा कमाकर जो बचा पैसा है उस कंपनी को, उस बैंक को दे देती हैं, जिससे कि बैंक को दिवाला होने से बचाया जा सकता है। तो पूरा सिंपल देखिए बातें ये कही जा रही हैं, ठीक है। यदि कोई उधारकर्ता 6 माह से अधिक समय तक अपने भुगतान को चुकाने में असफल रहता है तब इस अधिनियम को उसके खिलाफ लागू किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी, असेट रिकंस्ट्रक्शंस कंपनी ARC, मैं इसी की बात कर रहा था, ठीक है। सरकार 100 करोड़ रुपए से अधिक के मामले में सुलझाने के लिए 3 ऋण वसूली अधिकरणों DRT में विशेष पीठें गठित की है, ठीक है। देखिए ARC का काम क्या होता है, मैं यहाँ पे नोट पहले से किया हूँ। एक विशेष वित्तीय संस्था है जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से NPA खरीदता है, ठीक है। यानी जो उनका पैसा फंस चुका है, ठीक है, उसको यह खरीदता है, उनकी प्रतिभूति को, उनके सिक्योरिटी खरीदता है ताकि वे अपने बैलेंस शीट को सुस्पष्ट कर सके, क्लीन कर सकें। क्योंकि भाई वहाँ पर कोई अकाउंट है, वहाँ पे वो NPA है, ठीक है, तो वो बैलेंस शीट को क्लीन करने के लिए अपने NPA को बेच देते हैं ARC कंपनी को। ARC कंपनी अपने हिसाब से उसका नीलामी करती है, उसको मार्केट में बेचती है और पैसा जो मिलता है उसको, जो भी उसकी बातें अपनी हुई होती हैं, उसको बचा जो पैसा होता है उस बैंक को दे देते हैं ताकि बैंक दिवाला होने से बच सके। ARC के बारे में जानते हैं। इसका गठन नरसिम्हन समिति द्वितीय की सिफारिश पर किया गया था। ये मस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसको याद रखना। इसे गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी NPA के समाधान के लिए एक केंद्रीय दृष्टिकोण प्रदान करने हेतु गठित किया गया है। ये सारफेसी अधिनियम 2002 की धारा 3 के तहत पंजीकृत कंपनियां हैं। जो ARC कंपनी है जो कि NPA को खरीदती हैं, वह सारफेसी अधिनियम 2002 की धारा 3 के तहत पंजीकृत कंपनियां हैं। सो प्लीज़ आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। इन्हें RBI गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFC के रूप में विनियमित करता है। सो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ARC कंपनियां हैं इनका क्या अभी के रूप है, तो RBI गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी इनको NBFC के रूप में विनियमित करता है, ठीक है। जो ARC है कि स्थापना के लिए न्यूनतम जो पूंजी आवश्यकता को मौजूदा 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर चरणबद्ध तरीके से 300 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। कॉरपोरेट गवर्नेंस मापदंडों में बदलाव किए गए हैं, जैसे लेखा परीक्षक समिति का गठन करना। इसमें केवल गैर कार्यकारी निदेशक ही शामिल हो सकते हैं। सो आई होप कि आप यहाँ से जो इम्पोर्टेंट सारे सेगमेंट थे उसको समझ पाए हैं।
चलिए आगे चलते हैं। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है, भारत में मुद्रास्फीति। देखिए मुद्रास्फीति क्या होता है, अगर छोटे में बात करें तो जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य घटता है तो उसको हम इन्फ्लेशंस, मुद्रास्फीति कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए बिस्किट है यहाँ पर कोई XYZ, इसका मूल्य था 50 रुपये, अब 70 रुपया हो गया, ठीक है। और जो हमारा आय है वो पहले भी 5,000 था महीने की सैलरी, आज भी 5,000 है महीने की सैलरी, और हमको पूरा का पूरा खरीदारी भी करनी है। तो पैसा तो हमारा नहीं बढ़ा, लेकिन जो वस्तु है उसका मूल्य बढ़ चुका है, ठीक है। तो इसके मुकाबले तो हमारा मूल्य घटा ना, पैसे का, मुद्रा का मूल्य घटा ना, तो ठीक है, इसी को बात को यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। भारत में प्रमुख मुद्रास्फीति सूचकांक WPI, थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक बिक्री के प्रथम बिंदु पर अर्थव्यवस्था में कुल थोक बिक्री लेन देन में संबंधित वस्तुओं के हिस्से पर आधारित होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जारी कौन करता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा। नेक्स्ट है CPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। जो कंज्यूमर वाला है, यहाँ से भी इसका क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है, कि जो जारी करता है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO इसको जारी करता है, ठीक है, क्लियर। तो ये प्लीज़ आप याद रखना, क्वेश्चंस यहीं से आए हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है, कि CPI को जारी कौन करता है और WPI को जारी कौन करता है। महंगाई का जो आंकड़ा पता लगाने के लिए आज के समय में CPI का सबसे ज़्यादा, CPI जो बास्केट है सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो WPI है ना ये कंज्यूमर तक नहीं आ पाता, ठीक है, लेकिन जो CPI है प्रॉपर उपभोक्ता तक, उपभोक्ता को इसमें कवर किया गया है। तो एक्चुअल महंगाई का पता चल पाता है कि महंगाई का क्या हिसाब किताब है, ठीक है। उच्च मुद्रास्फीति के नकारात्मक प्रभाव क्या हैं। उच्च और स्थायी मुद्रास्फीति नकारात्मक रिटर्न के कारण बचत को कम करती है। यह आय विवरण को और अधिक विकृत करती है, क्योंकि गरीब वर्ग अधिक नकदी अपने पास रखता है। यह अर्थव्यवस्था की आवंटन दक्षता को प्रभावित करके आर्थिक विकास को बाधित करता है। विनिमय दर के कमज़ोर होने के कारण विदेशी मुद्रा उधारकर्ताओं के सामने वित्तीय अस्थिरता जोखिम बढ़ जाती है, ठीक है। आई होप समझ पा रहे हैं कि जब इन्फ्लेशंस जो होता है, अगर हाई इन्फ्लेशंस हो तो उसके निगेटिव इफेक्ट क्या पड़ते हैं इकोनॉमी पे, क्लियर। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, क्या है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के तहत किसी देश की खुदरा मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। इसे मार्केट बास्केट के रूप में भी जाना जाता है। इसके तहत घरेलू इस्तेमाल की वस्तुओं की खुदरा कीमतों में बदलाव को ट्रैक किया जाता है, ठीक है। जो मौद्रिक नीति समिति है MPC, इसको देख लेते हैं। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। RBI की ओर से 3 अध्यक्ष, RBI के गवर्नर और सरकार द्वारा नियुक्त 3 होते हैं जो बाहरी सदस्य होते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या है। प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होता है। मतों की बराबरी के मामले में RBI के गवर्नर के पास द्वितीय और निर्णायक मत होता है। बैठक की बात करें तो जो MPC के लिए वर्ष में कम से कम 4 बार बैठकें करना अनिवार्य है, ठीक है। और MPC के बैठक कम से कम 4 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, जो कि गणपूर्ति की बात कर रहा है। तो एक MPC से बातें आ जाता है, यानी मौद्रिक नीति समिति से क्वेश्चन आ जाता है, तो आप यहाँ से इसको डील करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। मूल्य निगरानी केंद्र, प्राइस मॉनिटरी सेंटर PMC। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भारत के सभी जिलों में महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए मूल्य निगरानी केंद्र PMC स्थापित करने का सुझाव दिया है। यहाँ से भी आप क्वेश्चंस बन सकता है, आपको ये याद रखना है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि 31 मार्च 2023 तक देश भर में 750 PMC
की स्थापना करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाए। इसके लिए राज्यों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। वर्तमान की स्थिति की बात करें तो आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कुल व्यय का 50% राज्य सरकार द्वारा और 50% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। ठीक है। मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम की अगर बात करें तो कृषि बागवानी से संबंधित उपजों, उदाहरण के लिए प्याज, आलू, दाल के संबंध में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष PSF का गठन किया गया है। मूल्य निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए पहल आरंभ की गई है। इसका उद्देश्य आवश्यक खाद्य वस्तुओं के संबंध में मूल्य संबंधी डेटा की रिपोर्टिंग, निगरानी एवं विश्लेषण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। दालों, कुछ सब्जियों जैसे प्याज के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू की गई है। ठीक है। PMC के लाभ की बात करें तो PMC के जरिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की निगरानी की जाएगी और उन्हें केंद्र द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। ऐसे में मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। गुणवत्ता, मात्रा, मानक परीक्षण और बेंचमार्क के मामले में उपभोक्ता हितों की बेहतर सुरक्षा की जाएगी। इन सेवाओं के लिए भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है, नेशनल टेस्ट हाउस, लीगल मेट्रोलॉजी और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का उपयोग किया जाएगा। ई दाखिल क्या होता है? PMC के तेज़ी से कार्रवाई करने के कारण उपभोक्ता शिकायतों की ऑनलाइन फाइलिंग के लिए एक पोर्टल बेहतर उपयोग होगा। सो ई दाखिल आपको याद रखना है कि जो भी उपभोक्ता होंगे जब अनसेटिस्फाई होते हैं अपने मार्केट से, उत्पाद से, तो वो कहाँ पर अपनी बात को रखेंगे। तो PMC में तेज़ी से कार्रवाई करने के कारण उपभोक्ता शिकायतों की ऑनलाइन फाइलिंग के लिए पोर्टल का बेहतर इस्तेमाल होगा। ठीक है, क्लियर। रिवर्स रेपो दर, ठीक है, क्या होता है? यह वह दर है जिस पर RBI अनुसूचित वाणिज्यिक जो बैंक हैं को अपनी अतिरिक्त निधियों को उसके पास रखने के लिए भुगतान करता है। RBI के विवेकाधिकार पर उपलब्ध है। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट ये होता है। इसका कार्य क्या है? बाजार में तरलता को अवशोषित करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का एक साधन होता है। रेपो दर क्या होता है? रेपो रेट वह दर जिस पर RBI अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। ठीक है, तो प्लीज़ आपको याद रखना है कि जो रेपो रेट होता है ना, RBI जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनको उधार देता है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट में क्या है कि जो RBI है वाणिज्यिक बैंक को अपनी जो अतिरिक्त निधियां हैं, ठीक है, तो उसके पास रखने के लिए भुगतान करता है। यानी ये कहता है कि भैया आप हमारे पास पैसा रखो, उस पैसा के एवज में हम आपको उस पैसे के कुछ ब्याज देंगे। जिससे क्या होता है कि जो बैंक हैं वह मार्केट में पैसा नहीं दे पाते हैं लोन के लिए, ऋण के लिए। तो अब जब मार्केट, भाई जिस बैंक के पास पहले 50 करोड़ था, अब रिवर्स रेपो रेट के तहत RBI बोला कि भाई आपको इतना पैसा कुछ एक लिमिट तक अब RBI के पास रखना है, उसके बदले में हम आपको ब्याज देंगे। तो इनका जो 50 करोड़ था, अब ये मान के चलिए इसका आधा पैसा RBI के पास इन्होंने रख दिया। अब इनके पास बचा 25 करोड़। तो 25 करोड़ में जो ब्याज है, जो ऋण है, वो तो बहुत कम लोग को देंगे ना भाई। कहाँ 50 करोड़ का इनके पास पैसा, तो 50 करोड़ देते मार्केट में। अब इनके पास 25 करोड़ ही है, तो 25 करोड़ में तो जो 50 करोड़ के मुकाबले में तो कम ही ना पैसा देंगे मार्केट में ऋण के रूप में। ठीक है, तो मार्केट में जो तरलता है पैसे का वो कम हुआ ना। ठीक है, तो वही बात कहा जा रहा है। रेपो रेट क्या है? यह वह दर है जिस पर RBI अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में तरलता को विनियमित करने का साधन है। ठीक है, यानी इसमें पैसा दिया जाता है वाणिज्यिक बैंकों को। ठीक है, तो अब जो पैसा देगा तो उसके एवज में तो इनसे पैसा लेता है ना, ब्याज के रूप में। ठीक, क्लियर।
तो आई होप कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। देखिए ये एक ऐसा सेगमेंट होता है ना कि इसको बस एक बार आप ध्यान से समझ लेंगे ना, फिर आपको आई होप कि नहीं भूलोगे। ठीक है, तो रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, उस पर हम बात भी कर चुके हैं। तो आई होप सो कि आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बैंक इंश्योरेंस क्या होता है? सो बैंक इंश्योरेंस किसी बैंक और एक बीमा कंपनी के बीच व्यवस्था है। यह व्यवस्था बीमा कंपनी को अपने उत्पादों को बैंक के ग्राहकों को बेचने की अनुमति देता है। बैंक बीमा उत्पाद बेचकर अतिरिक्त राजस्व अर्जित करते हैं और बीमा कंपनियां अपने उत्पादों की बिक्री के लिए कार्यबल बढ़ाए बिना अपने ग्राहकों को आधार का विस्तार करती हैं। ठीक है, ऋण जमा उत्पाद यानी क्रेडिट डिपॉजिट CD रेशियो क्या होता है? ऋण जमा अनुपात यह दर्शाता है कि बैंकों ने जमा के रूप में कितनी धन जुटाया है और उससे कितना धन ऋण के रूप में वितरित किया है। ठीक है, ऋण माफी क्या होता है? ऋण माफी के तहत ऋण खाते को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाता है। इसकी अर्थ यह है कि कर्जदार उस विशेष कर्ज को चुकाने से मुक्त हो जाता है। प्राकृतिक विपदाओं के समय किसानों को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली कर्ज माफी इस प्रकार की आर्थिक मदद होती है। ठीक है, ऋण को बट्टे खाते में डालना, लोन राइट ऑफ क्या होता है? कर्जदार डिफ़ॉल्ट ऋण यानी NPA की बात की जा रही है अपनी परिसंपत्ति से हटा देता है और इस राशि को हानि के रूप में दर्शाता है। कोई बैंक किसी ऋण को बट्टे खाते में तब डालता है जब ऋणी अर्थात उधारकर्ता उस ऋण को भुगतान नहीं करता है या उस ऋण की वसूली बहुत कम संभावना होती है। ऋण को बट्टे खाते में डालना कर्जदार से कानूनी तरीके से कर्ज की वसूली करने के बैंक के अधिकार को नहीं छीनता है। ठीक है, पिछले 5 वर्षों में बैंक बट्टे खाते में डाले गए ऋणों में से केवल 1,32,036 करोड़ रुपए वसूल कर पाए हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि बट्टे का मतलब ये होता है कि वो अपनी बैलेंस शीट को क्लीन दिखाने के लिए इसको अपनी सूची से हटा देते हैं, लेकिन उनका पैसे को वसूलने का जो उनका कानूनी हक है ना, वो नहीं ख़त्म हो जाता। वो अपने पैसे को रिकवरी करते हैं। ठीक है, उस NPA अकाउंट को। ठीक है, निधियों की सीमांत लागत पर आधारित उधार दर MCLR क्या है? MCLR को भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2016 में प्रभावी किया। MCLR एक बैंक की न्यूनतम ब्याज दर को संदर्भित करती है। बैंक इस दर के नीचे RBI द्वारा अनुमत कुछ मामलों को छोड़कर ऋण नहीं दे सकती है। इस प्रकार यह बैंक के लिए एक आंतरिक मापदंड और संदर्भ दर है। ठीक है, सो आई होप कि आप समझ गए और इसका जो अस्तित्व में आना है ये 2016 आप याद रखना। मैं इसको रिपीट कर दूं कि जो MCLR है एक बैंक की न्यूनतम ब्याज दर को संदर्भित करती है। ठीक है, बैंक इस दर से नीचे RBI द्वारा अनुमत कुछ मामलों को छोड़कर, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर ऋण नहीं दे सकती है। ठीक है, सो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इसका लाभ क्या है? यह वित्तीय संस्थाओं में उनकी ब्याज दरों का निर्धारण करने में पारदर्शिता लाती है। ठीक है, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट FSR। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट एक छमाही रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट भारतीय वित्तीय प्रणाली की वित्तीय स्थिरता के सक्षम मौजूद खतरों और उनका सामना करने के लिए क्षमता दर्शाता है। गौरतलब है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। ठीक है, तो आई होप ये भी याद रखना कि जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF जारी करता है। ठीक है, क्लियर। रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम। यह योजना भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौजूदा निम्नलिखित 3 लोकपाल योजनाओं को एकीकृत करती है।
बैंकिंग लोकपाल योजना 2006, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना 2018, डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल योजना 2019। यानी कि जो बैंकिंग प्रणाली है उसमें अगर आप जो कंज्यूमर है उसको कोई दिक्कतें कोई परेशानी होती है तो अपने अपील को बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के तहत अपने शिकायतों को पहुंचाएगा। जो गैर बैंकिंग कंपनियां हैं वो ये अस्तित्व में 2018 में आया। भाई यहाँ पे भी तो होगा ना कि अगर कोई ऐसा लेन देन हुआ जो कि कोई सुनने को तैयार नहीं है तो इनके पास जाएंगे, ठीक है, तो उनके लिए लाया गया। और डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल योजना 2019 में लाया गया, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत आरबीआई के अधीन वित्तीय संस्थाओं, बैंक, एनबीएफसी, ठीक है, प्रणाली भागीदार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का लागत मुक्त समाधान प्रदान किया जाएगा। ऐसा समाधान तब किया जाएगा जब ग्राहकों की शिकायतों का उनकी संतुष्टि तक हल नहीं किया गया हो या विनियमित संस्थाएं 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं देती हैं। यह योजना सेवा में कमी को शिकायत दर्ज करने के आधार पर रूप में परिभाषित करती हैं। साथ ही अपवर्जनों यानी इंक्लूजन्स की एक सूची भी निर्धारित करती हैं। किसी भी भाषा में भौतिक और ईमेल शिकायतों की प्राप्ति तथा प्रारंभिक प्रोसेसिंग के लिए आरबीआई की चंडीगढ़ शाखा में एक केंद्रीकृत रिसिप्ट और प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है। दक्ष क्या है? दक्ष एक वेब आधारित एंड टू एंड वर्कफ्लो एप्लीकेशंस है। इसके माध्यम से आरबीआई बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जैसी पर्यवेक्षित संस्थाओं में अनुपालन संस्कृति को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से अनुपालन अपेक्षाओं की निगरानी अधिक कुशलता से करेगा। उद्देश्य की बात करें तो बैंक, एनबीएफसी आदि जैसे पर्यवेक्षक संस्थाओं में अनुपालन संबंधी संस्कृतियों में और सुधार करना है, ठीक है। तो दक्ष अगर आ जाता है एग्जाम में तो आप यहाँ से डील करोगे कि इसका स्थापना क्यों किया गया है। ये एक एप्लीकेशंस बेस्ड पोर्टल है, ठीक है। लघु वित्त बैंक। लघु जो वित्त बैंक कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत लाइसेंस प्रदान किया जाता है। ये लाइन आपको याद रखना है। इस बैंक की घोषणा केंद्रीय बजट 2014-15 में की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन बैंकों की स्थापना से संबंधित दिशा निर्देश नवंबर 2014 में जारी किया था। एसएफबी की जो स्थापना है, मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन का विस्तार करना। ये मुख्य रूप से उन आबादी तक पहुंचाना चाहते हैं जहां तक बैंकिंग सेवाएं पहुंच नहीं पाई हैं या कम पहुंची हैं, ठीक है। इसका लघु वित्त बैंकों के लिए न्यूनतम जो चुकता इक्विटी है वो 200 करोड़ रुपए है, ठीक है। आई होप आप इसको याद रखेंगे। इन्हें प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में वर्गीकृत पात्र क्षेत्रों को 75% 75% ऋण देना आवश्यक है। प्लीज़ आप इसको भी याद रखना, क्वेश्चंस यहाँ से भी बन सकता है, ठीक है। कि जो प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हैं ना उनको ऋण देना, इनका जो टोटल ऋण का 75% ऋण को देना है, ठीक है। और लघु वित्त बैंक के समझ जो चुनौती है तो क्या है? उधार की उच्च लागत, पिछले वर्ष महामारी के बाद से ऋण वृद्धि में तेज गिरावट आई है, ठीक है। लिबोर क्या होता है, ठीक है। आई होप यहाँ से आप नहीं समझ पाए तो यहाँ पे मैं नोट किया हूँ कि एक निश्चित ब्याज दर होता है जिस पर प्रमुख वैश्विक बैंक अल्प अवधि के लिए लोन के लिए अंतरराष्ट्रीय इंटरबैंक मार्केट एक दूसरे से उधार लेते हैं, ठीक है, बहुत कम समय के लिए, ठीक है। एक जो बेंचमार्क लोन होता है, रेट होता है, उस रेट पर अंतर्राष्ट्रीय इंटरबैंक मार्केट से एक दूसरे से उधार लेते हैं, ठीक है। इसका जो गणना है 5 मुद्राओं में किया जाता है, स्विस फ्रैंक, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, जापानी येन और अमेरिकी डॉलर,
ओके। यह वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य का सूचक है। इसके अलावा यह केंद्रीय बैंकों की आसन नीतियों दरों के प्रभावों का विश्लेषण करता है। लिबोर के भारतीय समकक्ष अगर बात करें, जैसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे लिबोर है, ठीक है, तो भारत जो होता है वो मिबोर के रूप में जाना जाता है। जो बैंक हैं एक दूसरे से तत्कालिक अल्प समय के लिए पैसा उधार लेते हैं, एक बेंचमार्क लोन के आधार पर, एक निश्चित लोन के आधार पर तत्कालिक लोन लेते हैं और देते हैं, ठीक है, भारत के अंदर। सो जो ये हमारी पद्धति है लिबोर के सापेक्ष, मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट मिबोर के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। रुपए के नोटों और सिक्कों के डिज़ाइन से संबंधित प्रावधान की बात करें तो जो करेंसी नोट के डिज़ाइन में किसी भी बदलाव के लिए, जो करेंसी नोट होती है उनके डिज़ाइन में अगर कोई भी बदलाव करना है तो आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड और केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक होती है। और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार आरबीआई के पास है, ठीक है। सिक्का अधिनियम 2011 की बात करें तो अलग अलग मूल्य वर्ग के सिक्कों को डिज़ाइन करने और उन्हें ढालने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास होती है। तो प्लीज़ ये बात भी आप याद रखना कि जो नोट है उसको जारी करने का एकमात्र अधिकार आरबीआई के पास है, सिक्का का जो अधिकार है वह केंद्र सरकार के पास है, और करेंसी नोट की डिज़ाइन में कोई परिवर्तन करना है तो आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड और केंद्र सरकार की मंजूरी का होना आवश्यक होता है साथ में, ठीक है। सो एवरीबडी, आई होप सो कि आप इसको एंजॉय किए होंगे। अगर कोई आपको इस मैगज़ीन के विश्लेषण में कोई भी कमी लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए, उसको हम सुधार करेंगे। अगर आपको लगा कि एग्ज़ाम के तौर पे यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करना। मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगा क्योंकि एज यू विश, अगर आपको लगता है कि जुड़ के रहना है इस फैमिली के साथ तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना, अदरवाइज़ प्लीज़ एज यू विश आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बट प्लीज़ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स बना के चलो, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप रिकॉल नहीं कर पाओगे ना तो इस वीडियो का कोई मतलब नहीं निकलेगा, या जहाँ से भी पढ़ रहे होगे आप प्लीज़ उसका एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना के चलो, तभी आप एग्ज़ाम में ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर पाओगे और ऑप्शन को और कॉन्सेप्ट को आप रिकॉल भी कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग। चलिए नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं।